जी उस्मान जज़ाकल्लाह यार। जी सबसे पहले ज़रा होमवर्क की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढें जी अपने रजिस्टर में सॉल्व। जी अब क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट ए के हवाले से तो कल मैंने कुछ बात कर ली थी। एनी कन्फ्यूजन इन रिक्वायरमेंट ए? प्लीज़ स्पीड अप हो जाए ज़रा। रिक्वायरमेंट ए के हवाले से कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ प्लीज़। रिक्वायरमेंट बी में आए। रिक्वायरमेंट बी में 2016 की एंट्रीज करनी थी। ये समझ आ गई थी एंट्रीज? प्लीज़ रिक्वायरमेंट बी। ये फर्स्ट एंट्री समझ आ गई रिक्वायरमेंट बी की? रिक्वायरमेंट बी की ये जो फर्स्ट एंट्री 28 फरवरी वाले दिन हुई है। जी एक दफ़ा ज़रा ये फर्स्ट एंट्री जो है ना ये मुझसे ज़रा सुन लें। फर्स्ट एंट्री ज़रा मुझसे सुन लें। जी बेटा रेंटल की अमाउंट है 71475। प्रिंसिपल अमाउंट से तो लीज लाइबिलिटी डेबिट हो रही है। बाकी ये जो 32,000 का इंटरेस्ट है, इस 32,000 में से 10/12 लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो गया था अक्रूवल बेसिस पे, और बाकी जो 2/12 है जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट वो करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो ये 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 हमारा करंट ईयर में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है। और जो पिछला था 10/12 वाला, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया हुआ था, और देयर फोर 10/12 करके सिर्फ पेबल ही ख़त्म होना है पेमेंट करने की वजह से। तो ये एक ब्रेकअप सॉर्ट ऑफ बन रहा था इस एंट्री में 28 फरवरी 2006 वाली में। इसमें अब कन्फ्यूजन तो नहीं है प्लीज़? अब फाइनल हो गया ये? अब बता दीजिएगा काइंडली ज़रा, मैं ताकि मतलब जो हकीकत है वो मुझे पता चल जाए। जी एनी अदर कन्फ्यूजन इन द नेक्स्ट एंट्रीज? उसके बाद तो वही डेप्रिसिएशन है, लेकिन डेप्रिसिएशन अब 2006 में कंप्लीट पूरे साल की होगी। और बाद में जो सेकंड इंटरेस्ट है उसमें से भी 10 मंथ्स का अक्रू हो जाएगा। चलूँ फिर आगे? रिक्वायरमेंट सी में आए। रिक्वायरमेंट सी में कोई इशू प्लीज़? अब ये कल कुछ लोग कह रहे थे रिक्वायरमेंट सी नहीं हुई है। अब ये एक्सप्लेन कर दूँ या प्लीज़ क्लियर है? करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन सही बन गया। जी मिस्टर फराद आप कल कुछ कह रहे थे। जी रिक्वायरमेंट डी में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, रिक्वायरमेंट डी तक अब फाइनल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू? जी क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। रिक्वायरमेंट ए में टेबल बनाना था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग हो गई है सबकी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग 17,037। जी बेटा जनरल एंट्रीज के बगैर आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब मैंने वैसे ही आपको आइडिया ये दिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो वर्किंग में भी कर सकते हैं। जी समी अगर काइंडली पूछ लें कि क्या मसला है, क्योंकि मेरा ख्याल में अगर स्पेसिफिक हो जाए तो बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट डेट है, मैं टेबल की पहले बात कर रहा हूँ। एग्रीमेंट डेट है 1 मार्च, और एडवांस में रेंटल्स हैं। तो 1 मार्च 1 मार्च 1 मार्च 1 मार्च 1 मार्च मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 रेंटल्स हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 5वें साल के एंड पे फिर एक 700 की एक परचेज ऑप्शन रीजनबली सेटल दी हुई है।
नहीं बेटा, ये फहद साहब ये कौन सी आप बात कर रहे हैं? लेसी का ईयर एंड, यही तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो यही सेम मसला आया था यार। एक सेकंड क्वेश्चन देखें जी प्लीज। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बेटा अगर एग्रीमेंट ही 1 अप्रैल को हो रहा है तो ये जो लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच लीज ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच लीज ईयर। अगर एग्रीमेंट ही 1 अप्रैल को हुआ है तो 1 जनवरी 2004 पे पैसे पेमेंट हो सकती है। तो इस लाइन का मतलब अगर एग्रीमेंट 1 अप्रैल पे है तो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच लीज ईयर, विच मीन्स 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005 एंड सो ऑन। ठीक है पाप, ये एग्रीमेंट की डेट को देखना है यार, मैं तो वही कह रहा हूँ, एग्रीमेंट की डेट ही को देखना है। बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर नहीं यार, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एनुअल रेंटल है। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर डजंट मीन बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच लीज ईयर। ठीक है मिस्टर समी एंड फहद, अकाउंटिंग एंट्रीज यकीनन ईयर एंड को देख के होनी है, लेकिन जो टेबल है वो एग्रीमेंट के मुताबिक बनना है। तो एग्रीमेंट की स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल है और बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005 एंड सो ऑन। बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर नहीं, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर सिंपली मीन्स बिगिनिंग ऑफ ईच लीज ईयर। ओके जी, प्लीज फहद एंड समी, बाकी क्लियर है? जी नुमान उसकी बात कर लेते हैं, 1 मिनट में। जी समी आप क्लियर हो गए प्लीज? बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, लेकिन एनुअल रेंटल्स की बात हो रही है ना, बिगिनिंग ऑफ कौन सा ईच ईयर? जो लीज से रिलेटेड है और लीज एग्रीमेंट के मुताबिक चलना है आपने। जी टेबल में कोई और इशू प्लीज? जी चलें फिर आगे चलें, रिक्वायरमेंट बी पे है। रिक्वायरमेंट बी, 1 साल गुजरा, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 17,037 डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय 5 या 8, 5 या 8, 5 8 प्लीज। जी बाय 8, और क्योंकि परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टन है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो यूजफुल लाइफ इज द बेस, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल टू दिसंबर। अब अकाउंटिंग ईयर जहन में आना चाहिए क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग ईयर के एंगल से बनानी है। ठीक हो गया प्लीज? डेप्रिसिएशन ओके। देन जरा टेबल देखें जरा, ये मुझे एक दो चीज़ें इसकी और बता दें। टेबल अगर हम देखें तो 31 दिसंबर, अब टेबल ये पढ़ना आना चाहिए, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। 31 दिसंबर 2004 के एंड पे खड़े हैं हम, विच मीन्स हम कहीं यहाँ खड़े हैं, यहाँ 1 अप्रैल वाला रेंटल पे हो गया हुआ है, 1 अप्रैल 4 वाला, लेकिन 1 अप्रैल 5 वाला नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो वो बैलेंस जो 1 अप्रैल 2004 पे हमारा क्लोजिंग हो गया था, तो वही हमारा 31 दिसंबर 2004 को भी इसलिए होगा क्योंकि नेक्स्ट रेंटल तो नेक्स्ट ईयर है, उसको पे होने के बाद, उसके पे होने के बाद फिर 10046 अमाउंट बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग बैलेंस अगर आप ढूंढ लें तो करंट और नॉन करंट निकालना कोई इतना इशू नहीं है, ये फिर नेक्स्ट वन करंट हो जाएगा, नेक्स्ट 1 ईयर वाला, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो नॉन करंट अपीयर हो जाएगी। ये करंट नॉन करंट पोर्शन बना लिया था। करंट नॉन करंट पोर्शन प्लीज बन गया है। आखिरी चीज, एक इंटरेस्ट भी आ रहा था, नेक्स्ट इंटरेस्ट
जिसकी डेफिनेटली डेट है 1 अप्रैल 2005, लेकिन ये किस टाइम पीरियड का है? 1 अप्रैल 4 टू 31 सॉरी हाँ 31 मार्च कह सकते हैं हम 2005। तो उसमें से फिर 9 मंथ्स, अप्रैल टू दिसंबर, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारे अकाउंटिंग पीरियड में, यकीनन अगर प्रॉफिट एंड लॉस एक्स बनाने होते एक्सपेंस भी आता, लेकिन आपसे शायद सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी हुई थी, तो पेबल नज़र आ जाएगा जी। 2256 या 7, बात समझ आ गई है? ये 9/12 जो इंटरेस्ट हुआ है, एनी कन्फ्यूजन? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ पूछ इसलिए रहा हूँ कि प्लीज़ होपफुली अगर कोई इशू है तो रिजॉल्व हो जाए। फाइनली आ जाएं एक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लीज से रिलेटेड यकीनन स्केड्यूल भी होना चाहिए था, लेकिन आपके आंसर में नहीं बना हुआ था। होपफुली आपने ज़रूर ट्राई किया होगा, बनाया स्केड्यूल? आंसर में स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं बना हुआ था, तो एक आध दफ़ा ज़रूर बना लें ताकि ज़रा रिवीजन हो जाए। आंसर में शायद मिसिंग है, तो आंसर में सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस बना हुआ है। मैच्योरिटी एनालिसिस के हवाले से मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो अगर मुझे मैच्योरिटी एनालिसिस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नुमान शायद थे कोई साहब, तो नुमान ज़रा 1 मिनट मैं ज़रा मैच्योरिटी एनालिसिस ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अगर आपका कोई इशू रह गया तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दोबारा रिपीट कर दूँ। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए आपने सबसे पहले अपना अकाउंटिंग ईयर जहन में रखना है, जिस ईयर के एंड पे खड़े हैं आप। हम 31 दिसंबर 2004 के एंड पे खड़े हैं और हमने ऑनवर्ड्स बनाना है। ऑनवर्ड्स मीन 2005, 6, 7, 8 वगैरह की बात होनी है। तो 31 दिसंबर 2004 पे खड़े होने का मतलब ये हुआ कि हम कहीं यहाँ हैं। यहाँ का मतलब एक रेंटल पे हो चुका है और अगले 4 रेंटल हैं, 1, 2, 3, 4, और फिर उसके बाद एक 700 की अमाउंट भी है। जी बेटा फहद क्या हो गया यार, प्लीज़ क्या हो गया है यार, प्लीज़। मैंने अभी तो आपसे कहा है कि राइट ऑफ यूज़ एसेट वाला टेबल आपने बना लिया है, आंसर में नहीं बना हुआ। आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपने बना लिया होगा, तो इसके बाद में मैच्योरिटी एनालिसिस की बात करो नहीं यार, प्लीज़ फहद जी। मिस्टर अमीर हमजा यार, बहुत से और सॉफ्टवेयर भी लगता है आपके खुले में यार। जी मिस्टर अमीर हमजा, गेम पिछली क्लास में तो पता चला कि साथ नाश्ता हो रहा है, लेकिन इस क्लास में लगता है कि गेम नाश्ते से भी आगे बढ़ी हुई है यार। प्लीज़ सवाल किया हुआ ना मिस्टर अमीर हमजा? जी फ़ाहद ठीक है प्लीज़ यार। ये 16 वाला नोट आंसर में नहीं था यार, लेकिन अभी उसी की बात मैंने की। जी परचेज ऑप्शन दी हुई है, 700 के बारे में लिखा हुआ था कि दिस कंटेन्स अ परचेज ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड एट 700, रीजनेबली सर्टेन है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है। जी फर्स्ट ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था। तो ये परचेज ऑप्शन की अमाउंट हमेशा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होती है। परचेज ऑप्शन की अमाउंट हमेशा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ठीक है। चलें जी जरा स्केड्यूल देख लें, ये सॉरी ये मैच्योरिटी एनालिसिस। ये आंसर में वो नहीं बना हुआ था इसलिए क्योंकि शायद पुरानी चीज़ है, ये एक्सपेक्टेड था कि आप बना लेंगे जी। 2014 के एंड पे अगर हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2014, तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, शायद इसमें कोई मिस्टेक होनी हो सकती है। 2015 वाला सॉरी 2005 वाला रेंटल आया, 6 वाला आया, 7 वाला आया, 8 वाला आया। अब बेटा ये जो 700 है ना, ये 2009 में है, इसलिए 4 to 5 ईयर्स में बाद में आया। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ज़रा 1 मिनट ढूंढिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज़, उसका फाइनेंस चार्ट टेबल। उसमें वो जो अमाउंट थी 2 मिलियन की, वो मैं 5.8 मिलियन में ऐड क्यों कर रहा था? कंसंट्रेट फुल करना ज़रा, ये अकाउंटिंग ईयर के एंगल से प्लीज़ ये सारी अकाउंटिंग हो रही है। वहाँ कुछ जो एग्रीमेंट था वो इस तरह से बना हुआ था कि लास्ट रेंटल जो था वो लास्ट अकाउंटिंग ईयर भी बन रहा था, उसी के शुरू में था, और जो 2 मिलियन था वो भी उसी अकाउंटिंग ईयर के एंड में था। इसलिए एक ही साल में साल के शुरू में और एंड की अमाउंट इकट्ठी हो रही थी।
लेकिन यहाँ जो लास्ट रेंटल है ये 2008 वाले साल में है, और हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर है, और ये जो 31 मार्च वाली 700 की अमाउंट है ये फिर सेम ईयर में नहीं, ये नेक्स्ट ईयर में जा रही है। ये डिफरेंस समझ आ गया प्लीज? इस 700 को अलग क्यों लिखा हुआ? बेटा ये पेमेंट जो परचेज जो होती है ये एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होती है। परचेज एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होती है, और एग्रीमेंट के मुताबिक ये जरूर पॉसिबल है कि जो रेंटल्स हैं वो पीरियड के स्टार्ट में है एंड में है। तो रेंटल्स एनुअली एडवांस में देने हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन ये जो परचेज ऑप्शंस वगैरह है ये हमेशा लीज टर्म के एंड पे है। ठीक है प्लीज? तो लीज टर्म का जो एंड है वो 31 मार्च 2009 है। ठीक है मिस्टर नुमान? सर आप बात कर रहे हैं मिस्टर समी रिगार्डिंग अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है, लेकिन लीज डेट है 1 अप्रैल, और रेंटल्स जो हैं वो लीज के पे होने हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब बिगिनिंग ऑफ द लीज ईयर। ठीक है प्लीज? जी फरहाद ठीक कह रहे हैं, फरहाद ठीक कह रहे हैं। ये स्केड्यूल में ओपनिंग नहीं होगा, फर्स्ट ईयर था, सिर्फ एडिशन डेप्रिसिएशन आएगी, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट का बस ब्रेकअप हो जाएगा, इसलिए तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, शायद एक्सपेक्टेड था कि आप बना लेंगे। जी फाइनली जी एनी अदर कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन नंबर? इसके नीचे एक नैरेटिव पैराग्राफ भी लिखा हुआ था, होपफुली आपने कंप्लीट कर लिया होगा। एनी अदर कन्फ्यूजन? जी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 अब फाइनल में, बल्कि इस तरह कर लें, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में कोई इशू प्लीज? अब प्लीज फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में अब कोई इशू? क्या मैं अज्यूम करूं कि सब ने टाइम निकाल लिया है? ये एनुअल रेट लिखना बस आप, वो तो सिर्फ वर्किंग करते हुए डिवाइड होता है यार मिस्टर तला, वो तो सिर्फ वर्किंग करते हुए हम अपनी वर्किंग के लिए कर रहे हैं, वरना रेट पर एनम जो क्वेश्चन में दिया हुआ एज इट इज बस आपने नेगेटिव पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है मिस्टर तलहा? रेट पर एनम ही होता है, सिर्फ वर्किंग में जो करना था वो हमने कर लिया है, बाकी आपने पर एनम वगैरह ही डिस्क्लोज करना है, नेगेटिव पैराग्राफ में कोई एज सच इशू नहीं है। चलिए अब आए क्वेश्चन नंबर 5, एक नज़र देखें, कल क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था सेमी एनुअल वाला, उसमें तो नहीं कोई इशू? चलें फिर आए क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज जरा एक क्वेश्चन जरा सेमी एनुअल कल हुआ था, थोड़ा सा क्वार्टरली भी सोच लें, थोड़ा फर्दर एम्फोसाइज होने की चीज़ें। जी बेटा इधर क्वेश्चन कर लें, फिर इंशाल्लाह भी टाइम निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन जरा कर लें पहले, इंशाल्लाह निकल आएगा टाइम अभी। जी पढ़िएगा जरा क्वेश्चन नंबर 6। On 31st December 2020, a company leases a machine with an expected useful life of 4 years. The cost of the machine is 50,000 and the lease is for 4 years. A rental of 4291 is payable at the end of each quarter, so that the total lease payments will be, जी 4 साल हैं, पेबल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर हैं, एक साल में 4 क्वार्टर, और 4 सालों में देयरफॉर 16 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, एक लीज पेमेंट्स की वर्किंग ऑलरेडी आपके क्वेश्चन के अंदर ही हो गई है, 4291 की एक इंस्टॉलमेंट है, 16 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 68656। ठीक है प्लीज़ चेक कर लें ज़रा, लीज पेमेंट्स का सम हो रहा है।
डेप्रिशिएट्स प्लांट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन पॉलिसी बताई हुई है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का एग्जैक्ट मीनिंग इंशाल्लाह भी डिस्कस करना है हमने जब आगे चलेंगे। तो 16% एक रेट है, और अगर ना पता चले तो हमेशा ये रेट पर एनम ही होता है, हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। आ जाएं काइंडली ज़रा, वंस अगेन प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की वर्किंग करवा देनी है। जी 4291 के इक्वल रेंटल्स हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हैं, 16 रेंटल बनेंगे। क्या करूं? एरियर्स में रेंटल हैं, एक से ज़्यादा हैं, सेम है, टाइम गैप क्वार्टर है, एन्यूटी यूज़ हो सकता है। तो एन्यूटी का फार्मूला काइंडली जहन में लाएं, 1 माइनस 1 प्लस, दोबारा रुक जाएं अब, 16% बेटा रेट दिया हुआ है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है प्लीज़, डिवाइड बाय 4 समझ आ रहा है? एक साल में 4 क्वार्टर, या मल्टीप्लाई बाय 3/12 भी कह सकते हैं, एक साल के 12 महीनों में से 3 मंथ्स इन अ क्वार्टर। ठीक है प्लीज़, ये बन जाएगा आंसर हमारा 4%, लेकिन जब इसे लिखेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, -16 हो जाएगा n, और डिवाइड बाय 0.04, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। अगर यही बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता तो पहला रेंटल अलग कर लेते हैं हम 4291, और उसके बाद फिर 15 रेंटल रह जाते जिसका एन्यूटी से हम आंसर निकालते हैं, लेकिन क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है और एरियर्स में है, तो सॉल्व आप भी काइंडली ज़रा कहीं लिख के सॉल्व करें। यही फरहाद साहब, जज़ाकल्लाह, अप्रॉक्सीमेटली आंसर 50,000 तकरीबन बन जाएगा। हमेशा अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट सॉल्व करनी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये फिगर कॉस्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ कॉस्ट लिखी हुई है, लेकिन ये समटाइम डिफरेंट भी हो सकता है। यू ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। जी बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास के दौरान अगर बाकी सॉफ्टवेयर्स इररेलेवेंट अगर आप यूज़ ना करें तो तभी क्लास में प्रॉपर कंसंट्रेट हो सकता है। तो कुछ लोगों के कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स भी खुले नज़र आ रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ फोकस ऑन द क्लास। बल्कि बहुत से लोगों के खुले हुए हैं। कम ऑन यार, मिस्टर तलहा, मिस्टर उस्मान, फोकस ऑन द क्लास यार। मिस्टर अमीर हमजा कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, क्या कर रहे हैं? जी फोकस प्लीज़। क्या वो नहीं बंद हो रहे उस्मान? कभी खोलते हैं बंद कर देते हैं। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप कोई और इरेलीवेंट चीज़ देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो क्लास में रेलिवेंट नहीं है, उसी की बात हो रही। जी 50,000 सबका आ गया सर? 50,000 सबका आ गया है प्लीज़? जी देन इस तरह करें, अब डेफिनेटली ये उसी तरह फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल बनना है, और उस टेबल में 16 रेंटल हैं, वो तो बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन कम अज़ कम 4 वर्किंग करेंगे ज़रा, एक साल के 4 क्वार्टर, ज़रा डेट्स वगैरह लिखें सवाल देख के ज़रा, ये ज़रा जल्दी से टेबल बनाएं। जी जी प्लीज़, कोई मसला नहीं, मैं बस वैसे ही आपको याद दहानी करवा रहा हूँ यार। जी जी कोई इशू नहीं, मैं वैसे ही, मैं सिर्फ याद दहानी करवा रहा हूँ यार, अल्लाह रहम करे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ और, लेकिन बहरहाल चलें इस बात को छोड़ें, माशाल्लाह आप सब लोग अटेंटिव हो गए हैं, तो प्लीज़ ज़रा टेबल बनाया ज़रा। जी मिस्टर तला, बनाए, फिर आपने मुझे फिगर्स बतानी है।
पूरा टेबल डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 4 साल हैं, 16 रेंटल हो जाएंगे। सिर्फ एक आइडिया ज़रा हो जाए एक दफ़ा, जिसने कल सेमी एनुअल किया था, ज़रा जस्ट टू रिकॉल। टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फ्लीस पेमेंट, जिस अमाउंट से आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस अमाउंट से आप लाइबिलिटी क्रेडिट कर रहे हैं। देन क्वार्टर्स हैं, आई होप कि सबको पता है एक साल में 4 क्वार्टर, और 4 क्वार्टर का मतलब हर क्वार्टर में प्लीज़ 3 महीने। तो 31 मार्च 2001 हो जाएगा शायद ये, ठीक है। फिर 30 जून देख लीजिएगा, अब ये क्वार्टरली डेट्स मैं गिन रहा हूँ ये, ओके। 30 सितंबर, सॉरी, 2002, 2021, सॉरी, एंड 31 दिसंबर। कम से कम इतना कंप्लीट करने हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स। एनी कंफ्यूजन इन द डेट्स, क्वार्टरली डेट्स इंडिविजुअली कंप्लीट करें, फिर मैं फिगर्स लिखूंगा, मेरी मैच कर लीजिएगा। अब ये जो बैलेंस है हमारा, इसने क्वार्टरली चेंज होना है। तो अगर पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा कोई बैलेंस, तो पूरे साल का रेट लगाएंगे आप। अगर 6 मंथली बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा तो 6 मंथ्स के लिए वर्किंग करेंगे। और अगर पूरा साल आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली है तो अकॉर्डिंगली आप क्वार्टरली वर्किंग करेंगे। मीन्स 50,000 इंटू, अब दो तरीके हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 16% करके 3/12 कर दें, या हमने 4% किया हुआ है तो 4% यूज़ कर लें। ठीक हो गया। जी मेरी फिगर ज़रा चेक कर लें जी। सबको पता है प्लीज़ क्या वर्किंग हो रही है, कैसे हो रही है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर 3 मंथ्स ओनली फॉर अ क्वार्टर। फिगर ज़रा मेरी मैच कर लें, किसी फिगर में अगर कन्फ्यूजन है तो, कोई गलत है मेरी फिगर तो काइंडली बताएं जी। बेटा प्लीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सारे बेटा आप लोग किया करें ये। बस पढ़ाई के हवाले से सीरियस हो जाएं, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े बड़े कुछ सवालों में कन्वर्ट हो जानी है। तो प्लीज़ सब लोग इन्वॉल्व रहें, फील लाइक इन अ फिज़िकल क्लास, अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट करें, कोई इशू नहीं है। यही कॉन्सेप्ट समझ आ गया प्लीज़? जी अब अगर चंद एंट्रीज बगैर लिखे ही चले जहन में लें। इनिशियली एंट्री करेगा लेसी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट बाय 50,000 31 मार्च 2021 पे। अगर सोचा जाए 31 मार्च 2021 पे, तो रेंटल की पेमेंट हो जाएगी, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, लीज रेंटल प्रिंस लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट एंड कैश क्रेडिट हो जाएगा। जी मुझे कहा जा रहा है जी 1853 आ रहा है, मेरा ख्याल है, ज़रा चेक कीजिएगा, 1813 ही है ये वाली फिगर। जी मेरा ख्याल है नुमान, ये ठीक है फिगर यार।
या किसी और फिगर की बात कर रहे हैं आप? ये 6846,326 मल्टीप्लाइड बाय 4%। ठीक है नुमान। 31 मार्च वाला बैलेंस 47709 नहीं आ रहा? इट्स 1853, फिर मुझे फंसी भी कह रहा है यार, इधर चेक कर लें यार काइंडली ज़रा। ये मेरी फिगर्स ज़रा देख लीजिएगा एक नज़र, मेरी फिगर्स में मिस्टेक तो नहीं है? ज़रा सही तरह थॉरोली देखना ज़रा। सर 46326 की जगह 45326 आ रहा है। देख लेना यार, मैंने तो इतनी देर से कह रहा हूँ प्लीज़। 45 है, 45326। आगे फिगर ठीक है? हाँ जी, 45326 है, लेकिन आगे मेरा ख्याल फिगर ठीक है यार। ये नुमान मेरा ख्याल है आपने वो मेरे से ज़रा 46326 लिख लिया। तो ये 45326 है, देयरफॉर 1813 ठीक है। ठीक है जी, सॉरी जी नुमान, अब ठीक हो गया। चलें, बात जो हो रही थी उस पर आए ज़रा मेन। 31 मार्च पे जब रेंटल पे होगा 4291, तो बेटा वो एंट्री वही है, लीज लाइबिलिटी डेबिट बाय 2291 प्रिंसिपल, 2000 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जिस पीरियड का इंटरेस्ट है उसी पीरियड में पे हो रहा है, और कैश क्रेडिट 4291, एंड सेम एंट्रीज, 4 एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर रिपीट हो जाएंगी। तो व्हाट इज़ द ओनली डिफरेंस, शायद अगर रेंटर्स जो हैं एनुअल की बजाय सेमी एनुअल या क्वार्टरली हो जाएं, तो सिंपली आपने नंबर एक ये करना है, नंबर वन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए रेट को अकॉर्डिंगली क्वार्टरली या सेमी एनुअली एडजस्ट करना है। अकॉर्डिंगली फिर एन बदल जाएगा, एन भी क्वार्टरली और सेमी एनुअली वगैरह हो जाएगा। उसके बाद जब टेबल आप बना रहे होंगे तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरा साल कांस्टेंट रहने के बजाय 6 मंथ्स या क्वार्टरली, विच एवर इज़ द केस, बेसिस पे आउटस्टैंडिंग होगा, और अकॉर्डिंगली फिर आप उसी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट भी ले लेंगे। आई होप के अब बात कुछ समझ आ गई है। ठीक है जी, एनी कन्फ्यूजन प्लीज, चलूँ आगे। अच्छा, अब इस तरह करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 इसके एक नीचे है, इसको मेरा ख्याल है कि अब आपको इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना चाहिए। इसको होमवर्क रखते हैं। इसमें एक इशू तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले आपको खुद से ज़रा देख लेना चाहिए, मैं फिर इसे मंडे को डिस्कस करूँगा। अगर इस तरह करते हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास टाइम है, इसमें अगर एक टेस्ट के लिए ज़रा टाइम निकाल लिया जाए, तो इस तरह करें, मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन अभी सामने करूँगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूँ। आप लोग कोई अपना पेज एक ऐसा जिस पे सॉल्व करें, और बाद में मेरे साथ फिर मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, आपने वो मेरे साथ शेयर भी करना है, ठीक है प्लीज़, उसको व्हाट्सएप भी कीजिएगा। तो एक मैंने टेस्ट आपके सामने रखा है, लीज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ ज़रूर अटैम्प्ट करें। रेडी? क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ज़रा देख लें। तो अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में लग रहा है आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से ज़रा वर्किंग करें। तो प्लीज़ बहुत टफ नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस, उस वक्त तक गलतियाँ फिर इंप्रूव नहीं होंगी। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी, ये सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, मैं नंबर फिर बाद में आपको शेयर करूँगा आपके पास इसके लिए। मेरा ख्याल है कि 25 मिनट्स काफ़ी होंगे। करें स्टार्ट। मुकम्मल बैठा।
ये बुक का क्या स्टेटस है, बुक्स का? नहीं नहीं, दूसरी तरफ पता करें कब तक आनी है। ये अरे ये जो मेरे पास फाइल है, ये तो सेटिंग खराब हुई हुई इसकी। ये बुक भी ऐसे तो नहीं होगी। ये नहीं ना ये सवाल अच्छा भला, इतनी जगह है इतनी, नेक्स्ट पेज पे शुरू होने की बजाय पिछले पेज पे शुरू हुआ हुआ है। हाँ हाँ मतलब, लेकिन लेकिन चेक कर लें ये जरा, पता करें बुक का भी बुक। ये फर्स्ट चैप्टर ही है, मुझे दिखा दें जरा। ये हमजा अगर फर्स्ट ईयर है तो कंपैरेटिव डैश आ जाएगा यार, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर फर्स्ट ईयर है तो कंपैरेटिव डैश हो जाएगा यार, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? ठीक है हमजा। वो उसके क्वेश्चंस, वो मुझसे क्वेश्चंस दिए थे उसे, कर दी सही है। कल वाले भी देख लिए, सही कर रहा है। ठीक ठीक। नहीं चलो, उसमें इंटरेस्ट वो ले रहा है तो कोई नहीं, दे दें तो। हाँ ठीक।
है ना? अच्छा, नहीं पढ़ लेता है। हाँ हाँ, है तो स्लो ही। नहीं उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, उसको तो तब, उसको तब ध्यान ही नहीं है। नहीं लेकिन ये मैंने हिसाब लगाया, ये बड़ों का भी मसला है। ये एक नहीं आपने पढ़ी होगी, लेकिन अभी मैंने एक 18 साल का एक लड़का है, वो आता है, उसकी तो उर्दू बिल्कुल ही है। ये खत्म होगी ये इस जनरेशन में खत्म है। सिर्फ बोलने वाली रहेगी, वो भी सुन सुन के बस बोल रहे हैं। पढ़ने की तरफ तो अच्छा, नजर आम रूटीन में नजर भी तो कहीं नहीं आती। अखबार पढ़ना तो वैसे ही बहस खत्म हो गई हुई है ना। और मोबाइल पे तो नजर आती नहीं उर्दू। हाँ लेकिन उसमें, हाँ उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि कम से कम अगर बंदा अरबी पढ़ रहा हो ना, कुरान को, उससे उर्दू ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वो वहाँ से जब पढ़ता है ना, तो कुछ ना कुछ, लेकिन बहरहाल फिर भी उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन उर्दू में ध्यान ही किसी का नहीं है। ना घर वालों का फोकस है, ना स्कूलों का फोकस है। नहीं लेकिन इंग्लिश उसकी रीजनेबल है, वैसे मैंने ये देखा है कि पढ़ के वो ट्रांसलेट कर लेता है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये नहीं मुझे पता। लेकिन वो जो पढ़ता है ना, उसे ट्रांसलेशन कर लेता है। नहीं स्पेलिंग उसको नहीं आते। हाँ निकाला। हाँ तो चलो ठीक है, उसे इस चक्कर में डाल दो। हाँ। हम्म, लेकिन वो फिर भी उसको ट्रांस, ये मुझे नहीं समझ आई, वो ट्रांसलेशन कर लेता है। हाँ नहीं, वो आपको उसको बना देंगे ना कोई सेंटेंस। क्या? हाँ, वो मुझे ऐसे हैरानगी कि वो जो क्वेश्चन पढ़ता है ना, कि उसकी ट्रांसलेशन कर लेता है। और तकरीबन मैंने देखा है कि वो मैथ के खासतौर पर जो सिनेरियोज ना, मोटा मोटा ट्रांसलेशन ठीक कर लेता है। और इंग्लिश मतलब रीडिंग उसकी रीजनेबल होगी वैसे। अच्छा लेकिन ये दूसरी किताबें ना, ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश, ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। वो तो ऐसी लिखी हुई है कि मैं भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन उन्होंने जो साइंस वगैरह की बुक है ना, जो उन्होंने साइंस बनाई हुई है, वो बड़ी अच्छी बनाई हुई है। तो जो साइंस की बुक इंग्लिश में है ना, वो मैं देख रहा था कि वो रीजनेबल इंग्लिश लिखी हुई है, तो वो सही है। लेकिन वो तो इंग्लिश जो है, वो तो बिल्कुल ही सेंसलेस है, जिसकी आज तक हमें जरूरत कभी नहीं पड़ी है। और कहानियां भी इतनी बेहुदा किस्म की, वो ऐਵੇਂ जिन बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। नहीं साइंस की जो ऑक्सफोर्ड बुक है ना, वो ठीक है। लाइक साइंस की बुक भी तो इंग्लिश में लिखी हुई है ना, लेकिन वो नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई है जिसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं तो उसे इंग्लिश के तौर पे पढ़ाता हूँ साइंस। वो वैसे भी ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सीजन्स हैं, और वो हाँ वो इस तरह की चीज़ें हैं, वो वैसे भी ज़रा इंटरेस्टिंग भी है, साथ साथ इंग्लिश भी है। तो मैंने तो ये हिसाब लिया कि जो रेलिवेंट चीज़ें, बस बच्चों को उस पर फोकस करें। एम ही फजूल में माशर तमीम पढ़ते रहे, और 14 निकात याद करते रहे, और पता नहीं क्या क्या करते रहे, एम फजूल में ज़िंदगी में। आराम से सिर्फ मेरा तो ख्याल है इसे कुछ साल को लगा के इसने अकाउंटिंग सीख लेनी है। वो मैंने सिखा दी उसे, शुरू वाली तो सारा सिखा दी है, बिजनेस कैसे शुरू होता है, क्या होता है। हाँ। तो इसमें आराम से उसमें इसका ध्यान भी है पैसे गिनने में, ये गाड़ियों में, और इस तरह के बिजनेस वगैरह में। तो वो खुद कहता है आए बाबा बिजनेस करते हैं। तो ऐसा ऐसा वो है, मैथ इसका भी ठीक है। हाँ। तो चलें, इधर आता है तो इन चक्करों में फिर उसको सॉफ्टवेयर वगैरह को सिखा दें। हाँ। बाकी देखते हैं 8वीं तक जाएगा तो ये जो कौन से पेपर पेपर कराना है। वो लेकिन चले, इस तरह खेलता कूदता कुछ ना कुछ करता रहे। नहीं उसके साथ अगर आप बैठ जाएंगे ना, थोड़ा सा वो टाइम नहीं दे देगा, आजा यार आजा यार, तो थोड़ा सा क्रिकेट भी खेलेंगे, चलते रहे क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह कर करके। हाँ हाँ। हाँ। नहीं इसीलिए वो आता रहता है ना, खुद कहता है कि मैंने संडे मैंने जाना है।
तो उसका उसका यहाँ दिल भी लगा रहता है। अगर आप उसे पता हो मैंने सिर्फ पढ़ना है, तो फिर बहाने बनाएगा। ये नहीं, अल्लाह करे, मतलब पता नहीं। नहीं, आप उसकी कभी बातें सुने, बातें अलहमदुलिल्लाह बड़ी अच्छी करने लग गया। वैसे तो शुगल में लगा रहता है ना। हाँ बड़ी नहीं, अब उसने 2-3 दिन से वैसे डिस्कशन कर रहा है वो, आते जाते चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है वो। यानी कि वो बड़ी, उसने ऐसी ऐसी बातें की तो बड़ों को नहीं समझ आ रही। उसकी वजह ये ना, हमारे साथ उठता बैठता है, हमारे साथ सारा दिन सुनता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद है मेरा, वो यही है। स्कूलों में जाएगा, फजूल में सारा दिन बकवास सुनेगा, टीचरों से सुनेगा, अपने दोस्तों से सुनेगा। अब यहाँ मोहल्ले के उसके 1-2 दोस्त हैं, ठीक है, घंटा को उनके साथ खेल लेता है। स्कूलों में जो होता है वो अल्लाह के माफ़ करे, हमें पता ही है वहाँ क्या होना है। अब सब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये, सारा दिन यहाँ रहता है, मुझे पता है ये इसमें क्या क्या खराबी आ रही है। यानी कि पता है मेरे कि रोज़ की कितनी खराबी होगी। वहाँ तो पता ही नहीं चलना, वो महीने बाद कभी मुलाकात हुई, बैठे नहीं बैठे सारा दिन। तो इसमें ये आता जाता भी साथ है, सारा दिन भी यहाँ रहता है, पता है क्या कर रहा है। फिर ये सेशन सूशन होते हैं, नज़र तो उसे आ रहा है ना, चाहे वो यहाँ बैठे या ना बैठे। फिर वो पॉडकास्ट में बैठ जाता है इस तरह। यानी कि उसमें आप ज़रा सुने हैं कभी उसकी डिस्कशन, कभी ज़रा संजीदा हो ना, तो ये इतनी इस तरह की बातें तो बड़ों को नहीं पता। हाँ मुझे अब हमारे नज़रों में है वो। नहीं नहीं, वहाँ तो कंपनी भी और टीचर्स भी, असल मसला टीचर्स का है। जिस तरीके जिस स्टेट ऑफ माइंड के टीचर्स हैं, वो सारा दिन पता नहीं क्या बच्चों को किन चक्रों में डाली रखे हैं। और फिर स्टूडेंट्स भी पता नहीं वो कौन सा किस जहन का है फिर वो। हाँ वो मतलब ऐसे फिजूल और सब इरेलीवेंट है। मुझे याद है कि हमारे साथ एक लड़का होता था, ये सीए में शुरू किया था उसने। उसका पता नहीं एफएससी में उसकी 3rd डिवीजन थी, लेकिन वो सीए में आया है, उसका कुछ जहन चलना शुरू किया, वो सारा फर्स्ट टाइम में करके मेरा बीच में कहीं सर्टिफिकेट मेरिट भी उसने लिए, क्लास फेलो था मेरा। तो असल में सारी वो तो सारी जिंदगी इरेलीवेंट हो गई ना। यानी कि वो जो 10-15 साल उसने लगाए, उसमें 3rd हो या 5th हो, मतलब असल में तो उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में पढ़ाई शुरू करनी थी। तो उससे पहले बेहतर नहीं कोई अकल ही आ जाए बस जिंदगी में। बल्कि जैसे ही हम सीए में आए, हमें सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इंग्लिश की पड़ी, मैथ्स वगैरह का बेस थोड़ी बहुत की ज़रूरत पड़ी होगी बस। इंग्लिश और मैथ के अलावा तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ हमने यहीं सीखा। उससे पहले आप पढ़ने वाले थे या नहीं थे, बल्कि पढ़ने वाले थे तो ज़्यादा मसला है। तो पहले आप जिस तरीके से पढ़े थे, यहाँ गेम ही हो रहा है। तो बाकी अब वो खुलासे लिखते रहें, समरियाँ बनाते रहें, तो वो तो इरेलीवेंट हो गई चीज़, बिल्कुल इरेलीवेंट। और बल्कि अब तो ये लिखाई भी ख़त्म हो गई है, अब तो सब टाइपिंग हो रही है। बल्कि अब तो ये मेरा ख्याल है इनके भी पेपर अब टाइप होना ये आगे हैं, ये मैट्रिक वगैरह में भी। मैं सुनने में आ रहा हूँ कि ये ऑनलाइन हो रहे हैं पेपर, ये जो जिस तरह का आई कैप में नहीं हो रहे। आई कैप में तो मेरा ख्याल मैक्सिमम साल के में ना, ये सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। जिस तरीके से वो जा रहा है ना, सी पैप में तो हो गए ना तकरीबन सारे, तो ये भी ऐसा ऐसा मेरे ख्याल में बड़ी हद साल और 1.5 लगेगा। नहीं आना ही आना है उसमें, ये मतलब पेपरलेस होना ही होना है। नहीं ना, वो जो भी है सस्टेनेबिलिटी अल्लाह माफ करे, उधर से बारूद मारी जा रहे हैं, ऊपर से कहते हैं तब धुआं फैल के फैक्ट्री से, उधर पेट्रोल के कुओं को आग लगाई जा रहे हैं। तो वो तो है बकवास है, हमें समझा बस हमें धोखा देने के लिए। लेकिन ठीक है, चलो कागज़ बचता है तो वो भी ठीक है। ये माइक बंद हुआ वैसे नहीं? नहीं मैंने तो बंद किया हुआ है यहाँ से, मैंने तो बंद किया हुआ है काफ़ी देर से। बुक सही है सेट? नहीं फिर अब बुक में डिस्पैच ही करनी पड़नी है। पता चल ही गया मेरा ख्याल में, बहुत मुश्किल है। ये तो पता नहीं पेट्रोल की राशनिंग करने लगे हैं, पता नहीं।
वो पता नहीं नंबर, वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी मोटरसाइकिलों की। 1 महीने में? हाँ, महीने में ही होगा। और गाड़ी वालों को नहीं, लेकिन टू व्हीलर ने तो नहीं ना जाना है यार। नहीं, वो यही तो चाह रहे हैं कि रिलेटिव का चक्कर कोई ना हो। नहीं, लेकिन हफ्ते में 3 दिन भी तो वो कह रहे हैं ना, कि वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि हफ्ते में 3 दिन ऑफिस हैं, बाकी ऑनलाइन है। और यही तो वो चाह रहे हैं कि लोग इरेलीवेंट ना निकलें, यानी कि ना पार्कों में जाएं, ना इधर जाएं, ना इधर जाएं, पेट्रोल मिलना ही नहीं है। नहीं, लेकिन लोग बल्कि पार्कों छोड़ो, सारा दिन ये सबसे ज़्यादा रश कहाँ है? ये शॉपिंग सेंटर्स में अभी भी है, मॉल्स में। तो सिर्फ मजबूरी के तहत बाहर निकला। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये सही चल पड़े ना तो ये सब पक्का कर दें। ट्रैफिक तो इस वक्त बहुत कम हुई हुई है। सुबह मैं तब आता हूँ ना तो तकरीबन मैं कल ही होता हूँ। मैं गिन सकता हूँ कितनी गाड़ी हैं जो रास्ते में मुझे नजर आएंगी 20-25 मिनट में। नहीं नहीं, वही ना, ये तो फुल गेम ऑन हुई होती थी। तो स्कूल्स बंद है ना, स्कूल कॉलेजेस, सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज बंद ही रहे। ये कभी नहीं, सब सेंड में खुलेंगे। नहीं, बात तो सेंसेबल है ना कि सबसे पहले फोकस तो पढ़ाई पे होना चाहिए। मतलब सारे मॉल्स बंद हो जाएं लेकिन पढ़ाई बंद ना हो, असूल तो ये है। ये सारे बंद हो जाएं, ये पार्क्स बंद करें, पार्क्स बंद करें, सिनेमे बंद करें, तो पढ़ाई सब कुछ खुला है, पढ़ाई बंद है। रेस्टोरेंट्स कम कम करें, एटलीस्ट सुबह खोले ना। जिससे मॉल खोलना है वो सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे खोले, पूरी दुनिया में ऐसे। हाँ, 1 बजे शुरू होता है। यार मानना पड़ता है। नहीं, इसी मैं तो कहता हूँ इसी बहाने सीधा कर लें, इसे लॉन्ग टर्म कर लें। आप स्कूल कॉलेजेस का टाइम भी सुबह 7 बजे रखें गर्मियों में, और पीछे ले जाएं, फजर के बाद रखें। और सुबह सुबह वैसे भी मौसम जरा रीजनेबल होता है, उतनी देर में एसी उसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं मतलब लेकिन मतलब इन द लॉन्ग रन भी इसे करें। अगर इससे फॉर एग्जांपल बचत होती है, डॉलर्स की होती है, तो पेट्रोल की कंजम्पशन रिड्यूस करें, फजूलियात खत्म करें। उसे कहना पार्क में जाना तो ऑनलाइन जाए, वहाँ कैमरे लगा दें। हाँ तो ठीक है, मतलब अगर क्लास ऑनलाइन हो सकती है तो शॉपिंग ऑनलाइन करें, शॉपिंग तो इजीली ऑनलाइन हो जाती है, उसे करें मैक्सिमम ऑनलाइन। हाँ ठीक है, पार्क्स में वो जैसे, बल्कि पार्क्स में मेरे ख्याल से देख ही लेते होंगे तो देखना। हाँ हाँ, ट्रम्प ने वही कहा, गिफ्ट जो दिया था ना उसे, वो 8 पाकिस्तानी फ्लैग वाली शिप्स निकली हैं। पाकिस्तान एवं ही मशहूर हुआ हुआ है। नहीं, आप जहाँ भी, चलो अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि हम फंस ना जाए, मुझे ये भी खतरा है। अमेरिका वालों ने क्या, अमेरिका वाले चाह रहे हैं ना पाकिस्तान जरा प्रेशराइज भी करे, ये भी तो है ना, समझाए उसे। जाहिर सी बात है, ये पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब कम से कम, लेकिन वो फंसे सही हैं। असल मज़ा मुझे, मैं सिर्फ आजकल इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूँ, फॉक्स, बल्कि मैं फॉक्स न्यूज़ सुनता हूँ। फॉक्स न्यूज़ उसी तरह जैसा पाकिस्तान का पीटीवी है, यानी कि जो हुकूमत समझती है ना कि बातें होनी चाहिए, वो सारा दिखा रहे हैं जी कि हमने ईरान का ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, हम अब हमारी फौजें जा रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन एंड में ना, कोई जर्नैल जब बनाते हैं ना, कोई जर्नैल वो साफ आके कहता है कि तुम फंसे हुए हो, लेकिन वो कहता है इस तरीके से कि बस, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर वो देख रहे हैं आप जो ईरान वाले मीम्स बना रहे हैं, नहीं मतलब वीडियोस बना, वो लेगोस पता नहीं कोई क्या आता है वो। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, उसने वो वीडियो 2-2 3-3 मिनट की वो लेगोस पता नहीं कोई चीज़ है आपको, वो जो कार्टून करेक्टर्स हैं, वो ट्रम्प और नेतन्याहू बना के ना, वो तो जो आज मैंने देखी है ना, वो एक चैनल है, वो यानी कि वो जिस पॉडकास्ट अपनी बनाता है, वो मैं उसको देख रहा था, वो रोज़ ही दिखा रहा है कोई। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से मिलती है, आप लेकिन ढूंढ लेंगे वो। वो तो इतनी आज जो मैंने देखी ना, वो तो इतनी कमाल है,
बल्कि उससे पहले भी 2-3 आई हैं, एक से एक जबरदस्त। आज तो उसने जो बनाई है ना वो देखने वाली है। नहीं नहीं, वो तो रियल है ना। ये जो ईरान, ये जो है ना वीडियोस, ये वो एनिमेटेड खुद बना रहे हैं। ये पता नहीं वो मुसब इसे कह रहा था, ये बाबा ये तो लेगोस हैं, पता नहीं वो क्या कह रहा था। वो 2-3 मिनट का क्लिप है, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया उसने। और इससे पहले भी 2-3 आए थे, एक से एक जबरदस्त बना रहे हो। ढूंढे जरा। अच्छा, उससे भी ज्यादा फंसे हैं गल्फ वाले। उन्हें पैसे देने ही पड़ने हैं ईरान को। उन्हें पैसे देने ही पड़ने हैं ईरान को, वरना ईरान ने नहीं छोड़, उन्हें नहीं छोड़ना। उन्हें वो नहीं बच सकते। वो इनका, अगर उन्होंने अपना चलाना ना सही बिजनेस, तो वो पहले इन्हें सही इसका नुकसान पूरा करेंगे। और उनके लिए इशू भी नहीं है, उनके लिए इशू भी नहीं है। वरना ये बैठा है स्टेट ऑफ हार्मोज, जितने मर्जी आ जाए। ये उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि हम पूरी दुनिया में जितने MI6 दुनिया के बड़े बड़े, ये जो जैसा पाकिस्तान के ISI है ना, इस तरह वो ब्रिटिश है MI6, इस तरह वो CIA, इनके जितने पुराने हैं ना, वो तो साफ कह रहे हैं भाई आपके पास आंसर नहीं है सवाए निगोशिएशन के। नहीं ये तो छोटी छोटी है ना, नहीं नहीं ये तो पुरानी है, ये नहीं है वो और है। वो 3-3 मिनट का क्लिप है। वो मैं दिखाता हूँ, मैं आपको पहले दिखाऊंगा वो जो वीडियो, जिस वीडियो मैंने देखा ना वो मैं दिखाता हूँ। हाँ, फिर आप वो ढूंढिएगा, पता नहीं वो, पता नहीं सोशल मीडिया पे ही कह रहा होगा, वो जाहिर से उसी पे चल रही होनी। तो वो जितने एक्स है ना, उन सब का कंसेंसस है इंटरनेशनली कि, अच्छा उसका आपने वो देखी हो जो अब तो वो मैप सब नहीं देख लिया होना ना, वो जो ईरान का कोस्ट का मैप है, वो 800 मील है, और वो बिल्कुल सामने है, गल्फ पूरा बिल्कुल सामने है। तो वो ईरान के साथ कोई निगोशिएट करके सेटलमेंट करेंगे, तो उनकी जान तब छूटनी है। उनके उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, इसकी गन है, नहीं इसकी गन है, उनका सब फ्लॉप है। तो वो अमेरिका तो देना दे, उससे निकलवा लेना उन्होंने। उनका तो सब जीरो हो गया, मल्टीप्लाइड में जीरो हुआ, सीधा जीरो। हाँ, ये जा जा के अब कह रहे हैं जी अपना काम पूरा करें, यानी कि वो ईरान को ख़त्म करो। वो कहते हैं भाईजान असं किस तरह ख़त्म करिए। अब निगोशिएशन हो ही इस वजह से रही है कि उन्हें भी समझ आ गई है। लेकिन अब अगर, लेकिन ईरान इस वक्त ड्राइविंग सीट पे, अगर उसे प्रॉपर कंपनसेशन ना मिली तो उसने नहीं मानना। वो कहता है तुमने मार तोड़ दिया है, तुम बाकी भी तोड़ दो, हम तो जा रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं अब जानना तुम्हारी जान छोड़नी। उसी पे जो वीडियो बनाई है ना उसने, नहीं सर वो तो मतलब चैंपियन है, झूठ बोलने का चैंपियन है। हाँ, ये ट्रम्प ही बोंगी मार सकता था, शुरू वाली भी और एंड भी वही कर सकता है। वरना कोई भी अगर और हो ना, तो वो अपनी ईगो में आ जाएगा। हाँ इसने भी जाना है, हाँ इसने भी जाना है, लेकिन इस पर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस पर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है। फौजी भेज नहीं पा रहा, फौजियों ने मरना है। वो तो अंडरस्टूड बात है ना कि कुछ ना कुछ मरना है, और जितने ही भेज रहा है उससे होना भी कुछ नहीं है। ये तो 15-20 हज़ार फौजी भेज रहा है मैक्सिमम, तो वो तो वैसे ही मारे जाने हैं। और ईरानियों को मसला नहीं, वो मार लो तुम 10 लाख मार दो, वो मसला नहीं है। और अगर खुदा न खासा ये गेम शुरू हो गई, तो पूरी दुनिया से भी लोग आने शुरू हो जाने ईरान, इधर उधर से। अमरीकी फौजी मारना तो वैसे ही जिहाद अजीम है। ये तो 40 तालिबान 40 हज़ार थे पूरे अफगानिस्तान में, 20 साल। वो खुद कहते हैं कि 40 से हैं। हाँ हिजबुल्ला ने सही वक्त डाला है यार, वो तो रोपड़ है, इसराइल रोपड़ है, देखा है वो, इस हिजबुल्ला ने वक्त डाल दिया।
हम कौन जा सकता है? मुसलमान के पास सिर्फ एक हथियार है कि ये मौत से नहीं डरता। और अगर अपना मुसलमान ये हथियार दे देना तो ये बकरी है, बल्कि मक्खी है। हम में और उनमें सिर्फ डिफरेंस ये है, उनके लिए दुनिया सब कुछ है और अगर हमारे लिए भी दुनिया सब कुछ हो तो हम जीरो हैं, फिर हम गल्फ है। अगर हम हमारे लिए भी दुनिया सब कुछ है, उनके लिए भी दुनिया सब कुछ है, तो हम जलील हैं, गल्फ। और अगर हमारे लिए दुनिया सब कुछ, हमारे लिए आखिरत सब कुछ है, तो फिर हमारे लिए कोई इशू नहीं। फिर तो आप इंतजार कर रहे हैं कि यार अमरीकी फौजी आए, मैं उसकी गोली से मरूं, मैं तो जन्नत में जाऊं, मैं तो फंसा हुआ हूं, लेकिन मैं दो चार फड़का के जाऊं। ये है डिफरेंस। तकरीबन 82 18 जब 44 साल हो गए हिजबुल्लाह को। अब हिजबुल्लाह के पास रॉकेट हैं सिर्फ, और इसराइल दुनिया की सुपर पावर है। 44 साल हो गए उसे, बल्कि 44 साल नहीं, 1982 में उसने इन्वेड किया था पहले इसराइल ने। तो ये 1999 में शायद हिजबुल्लाह बनी थी। तकरीबन 27 साल हो गए। निकल पहले उसने निकाला है, ये जितना एरिया दोबारा कैप्चर करना चाह रहा है ना, ये इसने कर लिया था इसराइल ने। उस वक्त हिजबुल्लाह नहीं थी, हिजबुल्लाह फिर बनी है। तो उन्होंने इसे निकाला है, 2006 में निकाला है फिर इसराइल को। उसके साथ पीस एग्रीमेंट हुआ था इसका। तो अब अंदाजा कर लें, डरपोक है। कुरान आप पढ़े ना, सूरह हशर में आता है, ये पीठ पीछे, दीवारों के पीछे खप डालेंगे, ऊंचा ऊंचा बोलेंगे। तो मुसलमानों, इनसे ना डरो। उस वक्त भी ऐसे ही था। जो मरना चाहता है उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन क्या वो मरना चाहता है? सवाल ये है। क्योंकि अगर वो मरना चाहता है, फिर वो पिज़्ज़ा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पिज़्ज़ा होगा तो मैं ज़िंदा रहूँगा। फिर उसे लाइबिलिटी महसूस होगी ज़िंदगी। और ये उनकी हार है। वो कहते हैं मैं मार दूंगा, मैं तुम्हारे पे हेल्प, आई विल पोर ऑन यू हेल। वो कहते हैं मतलब उसका मतलब ये आग बरसा दूंगा, तो बरसा दे, हम तो मर ही जाएंगे। वो बार बार कहता है मैं तू और कर ले, क्या होगा? मर जाएंगे। नथिंग टू। और यही मुसलमान की करेक्टरिस्टिक है। और अगर ये नहीं है ना, तो फिर ये मुसलमान बोंगा है, फिर इसके बाद कुछ नहीं है। और अगर ये है तो फिर सब कुछ है। फिर देखें अल्लाह ताला ने भी कैसे कैसे रास्ते खोलता है। अब देखें वो सोच भी सकता है ये कोई स्टेट ऑफ हार्मूज है, ये जंग पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, इसलिए रुक रही है। मतलब किसी को परवाह नहीं है कि बंदे बेचारे मर रहा है, जी रहा है, बच्चे मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, जिस तरह फलस्तीन में हुआ। लेकिन ये हर दुनिया के बंदे की पॉकेट को अफेक्ट कर रही है। और ये उन्हें इशू है कि हमारा लाइफ स्टाइल रिड्यूस हो रहा है। वही लाइफ, हम तो, हमने तो और हासिल करना था, और लग्जरी चाहिए थी हमें, हमारी तो ग्रोथ रिड्यूस हो रही है। तो ठीक है, बेहतरीन उसे अल्लाह ताला ने उसे उन्हें हथियार दिए। जी, जो लोग कर लें ज़रा काइंडली थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बाकी भी कंप्लीट करना। बस 5 मिनट्स तक मेरा ख्याल है कंप्लीट कर लेंगे सारे यार। कर लें, 5 मिनट्स और लगा लें। लेकिन बड़ी बात है सर। और आपस में लड़ पड़े, नेटो ख़त्म हो जानी है अब, वो लड़ पड़े। वो यहाँ नहीं, वो अब कल वो दोबारा गया ना उधर, कोई G7 कंट्रीज़ हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है ना, उसका हो रहा था। तो ये अमेरिकन वजीर ख़ारजा पहुंचा ना, उसने भी वहाँ इंटरव्यू दिया कि जब हमें कहा गया कि दिस इज़ नॉट आवर वार्स, ईरान वाली ना, तो उसने कहा इसका मतलब यूक्रेन वॉर भी हमारी नहीं है। ठीक है, नहीं अब यूक्रेन वॉर भी नहीं है। अब यूक्रेन वॉर का प्रॉब्लम ये है कि रशिया का डायरेक्ट है यूरोप के साथ। तो अगर अमेरिका वहाँ से हटा तो यूक्रेन तो 2 मिनट की मार है, और उसका मतलब रशिया और यूरोप सीधा आ जाना है। और वो उनकी रशिया के सामने वो जीरो है। अमेरिका था तो रशिया के अगेंस्ट वो थे।
तो वो कह रहे हैं अगर ये तुम्हारी जंग नहीं थी तो हमारी वो भी जंग नहीं है, तो अच्छा आपस में लड़े, अच्छा बिल्कुल बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल, आपस में लड़ पड़े हुए हैं ये तकरीबन जब से ट्रम्प आया हुआ है, लेकिन अब और। हाँ हाँ, यूक्रेन ने वो बनाया है नहीं। यूक्रेन की, अच्छा वो नहीं मेरा अभी नज़र से गुजरा। नहीं लेकिन यूक्रेन आजकल बड़ा वो मशहूर हुआ हुआ है। यूक्रेन आजकल उसने ये रशिया रशिया ने ना ये ईरानी जो ड्रोन्स थे ना, ये यूज़ किए हैं वहाँ। इससे ईरान ने रशिया को बेचे हैं ड्रोन्स। तो रशिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहा है, तो यूक्रेन वालों ने ना इसके इंटरसेप्शन का कोई इक्विपमेंट बनाया है, तो वो बेच रहे हैं आजकल सऊदी अरब को। सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है कल, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन वो कहते हैं उसके लिए वो जो बंदा, कल मैं वीडियो देखा, तो वो जो यूक्रेनियन था ना फौजी, वो कह रहा था इसके लिए जो बंदा है ना, जो ये इसे ऑपरेट करेगा, उसे बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। ये वो जो पायलट है ना, वो सॉर्ट ऑफ उसी तरह है कि ये जिस तरह मोबाइल पे नहीं गेम्स खेलते, वो भी यही कह रहा है कि जो लोग जो यंग जनरेशन जो मोबाइल पे यूज टू है ना, वो इसे सही हैंडल कर सकती है। इट मीन्स उसके लिए वो उसे पायलट ही कह रहा था, चलाने वाला पायलट, यानी कि है तो वो अनमैंड ही। हाँ जी, तो वो रिमोट कंट्रोल से जो यूज़ हो रहा है लेकिन मीन्स उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए। फिर वो ये भी कह रहा था वो सर्द इलाका है, ये गर्म इलाका है, तो पता नहीं अभी ये उसके लिए यहाँ इफेक्टिव होगा या नहीं। हाँ, उस तरह से कंपेटेबल होगा या नहीं। तो दुनिया तो सर इन चक्करों में है, और होना भी चाहिए। ये दुनिया हमेशा से ऐसी है, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए एक सॉफ्ट तस्वीर, ह्यूमन राइट्स और फलाना राइट्स, वरना कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, सिर्फ बदमाशी है। जंगल में जिस तरह जो जंगल है, जिसके पास पावर ज़्यादा है बस वो सर्वाइव करेगा। ये बिल्कुल हमेशा से ऐसे ही है, और आज भी ऐसे ही है, और ये ऐसे ही रहना, क्योंकि इंसान ऐसा ही है। जिसका जिसका बस चलता है वो कहता है मेरे पास सब कुछ हो। ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, अनलेस खुदा खौफी हो, वरना ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। जिसके पास ताकत होती है वो कहता है मेरे पास सब कुछ हो, सब मुझे सलाम करें, कोई मुझे मेरे अगेंस्ट बात ना करे, जो बात करेगा वो मेरा दुश्मन है। तो माइट इज़ राइट, बिल्कुल वो जो हमने बचपन में सुने हुए हैं बिल्कुल सही हो, लेकिन वो हर वक्त एप्लीकेबल है। पूरी दुनिया बदमाशी के जोर पे चल रही है। अब इसराइल का अभी तक कोई नाम नहीं ले सकता, हालांकि सिर्फ उसकी उसकी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से पूरी दुनिया अजाब में है। लेकिन आप कभी नहीं कहीं सुनेंगे किसी से कि इसराइल को कोई कंडेम कर रहा है। पूरे गल्फ कंट्रीज की जरूरत नहीं है, वो कहते नहीं ईरान को हम कंडेम करते हैं, वो बेशर्मो, क्यों कर रहा है ईरान? उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है कि वो इसराइल को या अमेरिका को कंडेम। असल में स्टार्ट तो उन्होंने किया। वो एक बड़ा ज़बरदस्त उनके वो जो अमेरिकन ही एक था, उसने कहा 28 फरवरी वाले दिन स्टेट ऑफ हार्मूज खुली हुई थी। 28 फरवरी वाले दिन, जिस दिन तुमने शुरू किया, स्टेट ऑफ हार्मूज खुली हुई थी। अब तुम 28 मार्च वाले दिन उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि यार खोल दो, तो कोई कहते वो खुली हुई थी और तुम अब उन्हें कह रहे खोल दो। यानी कि कोई सिंपल सेंस की बात है कि जो तुम्हें एक वक्त पड़ा हुआ है, ये महीना पहले खुली हुई थी। डेफिनेटली हट, लेकिन एक बदमाश होता है मोहल्ले का, डेफिनेटली वो हटता हटता भी उसे हटते उठते भी बड़ा नुकसान कर देता है, बस वही है। लेकिन इसका ये अब, लेकिन इसका कोई पता नहीं है, और बोंगी मारे उसकी वजह से और प्रॉब्लम होनी है। असल में तो वही है, उन्होंने उन्होंने वो काबू किया हुआ, गर्दन दबाई हुई। लेकिन अभी इस वक्त दूसरी गर्दन जो है ना, दूसरी तरफ से हाथ ईरान का आ गया हुआ है। अच्छा, इसराइल को प्रॉब्लम नहीं है इस वजह से, वो है 70-80 लाख और अमीर तरीन लोग हैं। उन्हें इस इकोनॉमी से उन्हें कहा अच्छा, उनका स्टेट ऑफ माइंड ये है कि पूरी दुनिया जाए बाहर में, और वो 70-80 लाख है, उन्हें प्राइसेस कम ज़्यादा होने से कोई इशू नहीं है। उनकी नज़र से दुनिया में सारी में आग लग जाए, यानी कि वो इतने सेल्फ सेंटर्ड है कि हमारे बजाय हम बस रहें, ये सब। बल्कि वो तो असल में उनका
ये मजहबी कॉन्सेप्ट है ना, ये गोइम्स है। ये हम डॉक्टर साहब से वर्ड सुनते हैं, गोइम्स का मतलब है ये सब ह्यूमन है सारे, ये सिर्फ रब ने पैदा किए हैं हमारी खिदमत के लिए। सूद हराम है, उनके उनके भी सूद हराम है, लेकिन यहूदी यहूदी से नहीं लेता। वो कहते हैं बाकी तो ये इंसान ही नहीं है, तो इनको नचोड़ो लूटो खसूटो जो मर्जी करो। तो वो तो है 70-80 लाख, दुनिया की आबादी 8 अरब, पेट्रोल नहीं जा रहा ना जाए। तो उनका तो स्टेट ऑफ माइंड ये है, लेकिन अमरीकियों का नहीं है। यानी कि अमरीकी खुद है 35 करोड़, तो वो सारे तो अमीर नहीं है, यानी कि उस तरह के अमीर जिस तरह के होने चाहते हैं वो। तो इसलिए वो सबसे पहले अपनी भी पॉकेट देखते हैं। फिर उन्हें ये भी पता है कि अगर रिसेशन हुई दुनिया में, ये प्रॉब्लम ये भी है ना कि फ़र्ज़ करें अब इस वक्त आप कहते हैं जी पेट्रोल इस्तेमाल हम बड़े आराम से कह रहे हैं ना कम हो, पेट्रोल कम इस्तेमाल होने से इकॉनमी की ग्रोथ नहीं होगी। ये फॉर एग्जांपल कोई जाता है, कोई पार्क में जाता है, तो पार्क में भी कोई बंदा होता है जिसका कारोबार चलता है, ये सब कुछ होता है। आप सब कुछ नहीं बंद कर सकते, इससे सर्कुलेशन ही नहीं होगी। गाड़ियाँ बंद कर देंगे, गाड़ियों की खरीद जो फैक्ट्रियाँ लगी वो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ी कम इस्तेमाल होगी, उसका टायर कम चलेगा, पंचर नहीं होगा। तो पूरा एक इकोनॉमी का एक साइकिल है। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों की अर्निंग कम होगी, वो खर्च ही नहीं सकते, कपड़े नहीं बिकेंगे, परचेजिंग पावर कम होगी, बस बेचारा जो भी हैंड टू माउथ है वो बस खा पी लेगा। जी स्टूडेंट्स, कहाँ तक पहुँचे, हो गया कंप्लीट? ये नंबर को बताइएगा जी, नंबर शेयर करना हो गया जी। इधर ऑनलाइन ये अपने से पास जरा प्लीज स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा जरा, नंबर को शेयर हुआ, कंप्लीट कर लिया कि नहीं? नंबर काइंडली ज़रा चेक कर लीजिएगा बेटा, सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में। नंबर को शेयर हो गया जिस नंबर पे आपने सेंड करना। चले मेरा ख्याल हो गया शेयर। ये कंप्लीट कर लिया सबने क्वेश्चन? आपको रहा तो नहीं गया? कोई साहब रह तो नहीं गए? एनीबडी कंप्लीटिंग? जी नंबर तो शेयर हो गया भाई यार, ये ज़रा देख सारे ग्रुप्स में हो गया, सारे रेलिवेंट ग्रुप्स में है। नहीं मुझे एक, जी समी कह रहा है कि नहीं शेयर हुआ है। समी ज़रा चेक कर लें, मुझे कहा जा रहा है कि शेयर हो गया नंबर। जी फरहाद जज़ाकल्लाह यार। जी समी ज़रा काइंडली फाइनल कीजिएगा, मेरा ख्याल हो गया। ये बाकी सारे ग्रुप्स में भी करवाए ना? जस्ट एक मिनट बेटा, मैं ज़रा चेक करवाता हूँ, जस्ट एक सेकंड। जी प्लीज़ कर दी, मुबीना भी कर दी। जी बेटा ज़रा फाइनल कर दें मुझे ज़रा काइंडली सब लोग। अब नंबर हो गया है शेयर। चलें इस तरह करें फिर आज बस यहीं तक डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बस होमवर्क दिया आपको मैंने, क्वेश्चन नंबर है 7, तो इसको ज़रा काइंडली कंप्लीट कर लें। मंडे को फिर बाकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा बुक्स के हवाले से इंशाल्लाह बुक्स तकरीबन अवेलेबल हो जाएंगी नेक्स्ट वीक में, तो फिर उसके बुक्स भी आपको अवेलेबल करता हूँ। तो मीन वाइल आपके पास ये नोट्स हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं, ठीक है? मंडे या ट्यूसडे को फिर बुक्स भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी। तो फिर आप तक वो कैसे पहुँचनी है वो भी देखते हैं, अल्लाह करे कि फ़िज़िकल क्लासेस भी अलाउ हो जाए।
तो बुक्स का भी इंशाल्लाह फिर मसला कैसे हल करना है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मंडे को यहीं से ऑनवर्ड्स डिस्कशन स्टार्ट करें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये कैंडी ज़रा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है प्लीज़। चलें, आज मेरा ख्याल है रिलैक्स कर देते हैं आपको, तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बस ये क्वेश्चन करनी ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, ज़रा कल का दिन बिल्कुल वेस्ट ना कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।